नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर हम पढ़ेंगे और एक और टॉपिक होगा जिसको हमें कवर करना है हीट पंप। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं। तो इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर हम पढ़ेंगे क्या होता है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है जिसको हम फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे और फिर वर्किंग देखेंगे। हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों में फ्रीज़र होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, देन वी विल से कंसर्न अबाउट फ्रीऑन 12, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है जो रेफ्रिजरेटर में होती थी पहले। ठीक है ना। फिर हम हीट पंप के बारे में पढ़ेंगे कि हीट पंप क्या होता है और वर्किंग क्या होती है हीट पंप की, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है हीट पंप की, एंड सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स अबाउट हीट पंप। ठीक है ना। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिएगा इसको। ठीक है ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर एक आइडियल रिवर्सिबल थर्मोडाइनेमिक डिवाइस है। ठीक है ना, समझ में आया। डेट ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझो। देखो हमने कार्नोट इंजन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कार्नोट इंजन जो है किस पर वर्क करता है, कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। हमने काफ़ी डिटेल में कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल को कवर किया है। अब कार्नोट इंजन का काम क्या होता था, ठीक है ना, उसको हम हीट प्रोवाइड करते थे तो वो वर्क परफॉर्म करता था। कार्नोट इंजन में क्या होता है, ठीक है ना, ये इसका भी काम यही होता है। लेकिन ये जो हीट जो है ये कोल्ड बॉडी से, ठीक है ना, हॉट बॉडी में उसको क्या करता है, इमिट कर देता है। ठीक है ना, रिलीज कर देता है। कार्नोट इंजन में उल्टा होता था, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब जैसे हमारे पास ये देखो एक कार्नोट इंजन है, ठीक है ना, तो ये रिवर्स साइकिल पर वर्क करता है। कार्नोट रिवर्स साइकिल पर उल्टा काम करता है। समझ में आया। देखो कोल्ड बॉडी से क्या लेगा, Q2 हीट लेगा एट टेम्परेचर T2। हियर टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2। T1 टेम्परेचर हॉट बॉडी और T2 टेम्परेचर कोल्ड बॉडी। तो ऐसा समझो ये आपके घर में सपोज क्या रखे हैं, ईटेबल्स है, ठीक है ना, खाने का सामान हो गया फ्रीज़र के अंदर, तो वो T2 टेम्परेचर पर है। तो उन खाने के सामानों में से जैसे सपोज एप्पल रखा हुआ है ना, सब्जी रखी हुई है या कुछ और सामान रखा हुआ है, तो उसमें से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है ना। अब Q2 हीट अपने आप तो एक्सट्रैक्ट करेगा नहीं, तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर पर क्या होगा, वर्क होगा। कौन परफॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर। समझ में आया, इलेक्ट्रिक मोटर। आपने देखा होगा घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट एंड W2 अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, इन दोनों की मदद से कार्नोट रेफ्रिजरेटर ये हीट क्या कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और यही हीट, ये जो दोनों एनर्जी है किसका रिलीज कर देगा, हॉट बॉडी, है ना। समझ में आए। तो ये क्या हो सकता है हमारे लिए, ये किचन का एनवायरनमेंट हो सकता है, कोई रूम हो सकता है जिस रूम में हमारा फ्रीज़र रखा हुआ है। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये होता है। कार्नोट इंजन में उल्टा था, हीट का फ्लो क्या होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ था, और रेफ्रिजरेटर में क्या है, उल्टा है, कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी है। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या है, आइडियल रिवर्सिबल थर्मोडाइनमिक डिवाइस ही है डेट ऑपरेट्स इन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। देखो यदि मैं रिवर्स हटा दूंगा ना ये वर्ड यहाँ से, तो कार्नोट इंजन की डेफिनेशन बन जाएगी। रिवर्स लगाने का मतलब समझ में आया कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, हीट ट्रांसफर करता है कोल्ड बॉडी से टू हॉट बॉडी यूजिंग एक्सटर्नल वर्क। समझ में आया। अब देखो सपोज हमारे पास सपोज कोई भी टेबल्स है ना, सपोज सब्जी रखा हुआ है, वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब वेजिटेबल ऐसा क्या होता है कि वेजिटेबल्स में से अपने आप हीट निकल जाएगी, नहीं होता है ना। समझ में आया। आप देखो ध्यान से समझो, जैसे मेरे पास सपोज कप ऑफ टी है, क्या है, कप ऑफ टी, ठीक है ना। तो कप ऑफ टी क्या है, हॉट है, काफ़ी गर्म टी है। तो आप इसको सपोज 5 मिनट के लिए ऐसे रख दो, तो 5 मिनट के लिए कप ऑफ टी को ऐसे रख दो, तो हॉट है, कप ऑफ टी गर्म चाय है। जब आप इसको ऐसे रखोगे तो 5 मिनट बाद आप देखोगे जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, जो नेचुरल डायरेक्शन होता है हीट के फ्लो का, अब देखोगे 5 मिनट बाद अपने आप ही हीट इसमें से निकल जाएगी। तो नेचुरल डायरेक्शन क्या होता है, हीट का हॉट टू कोल्ड बॉडी। समझ में आया, ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट अपने आप चली जाती है, नहीं, नेचुरल प्रोसेस नहीं होता वो। समझ में आया। तो नेचुरल फ्लो क्या होता है, हायर टेम्परेचर से कहाँ जाएगी हीट, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर से
लोअर टेम्परेचर जाती है, हमेशा ही हीट का फ्लो क्या होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अपने आप नहीं होता, नेचुरल डायरेक्शन नहीं है, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, किसी की मदद लेनी पड़ेगी, कोई इलेक्ट्रिक मोटर हो या कुछ हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो ध्यान से समझना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा है ना, कोल्ड रिजर्वियर से हॉट रिजर्वियर की तरफ जाने के लिए हीट का ट्रांसफर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इफिशिएंट रेफ्रिजरेशन साइकिल। और तो रेफ्रिजरेशन साइकिल ये क्या मोस्ट इफिशिएंट है कार्नोट, क्योंकि देखो एक आइडियल केस है, समझ में आया, इसलिए मोस्ट इफिशिएंट लिखा हुआ है। रियलिटी में हम जितना हीट को एक्सपेक्ट करते हैं कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगा, उससे कम ही जाता है, ठीक है ना। एंड इट इज़ अलाउड बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा आपको। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि भाई लोअर टेम्परेचर से, ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर की तरफ अपने आप नहीं जाती, हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस अभी फ़िलहाल के लिए आप सेकंड लॉ में इतना ही समझें, वो चीज़ें हम बाद में डिटेल में समझेंगे। तो रियलिटी में प्रैक्टिस के इन प्रैक्टिस हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट फ्लो कैसे करती है, नेचुरल डायरेक्शन क्या होता है, जैसे अगेंस्ट इट्स नेचुरल डायरेक्शन ही तो होता है, समझ में आया, फ्रॉम अ लोअर टू हायर टेम्परेचर बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, या बाय कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल वर्क, ऐसे कह सकते हैं, समझ में आई चीज़ें। अब देखो जैसे एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर भी क्या है, एक रेफ्रिजरेटर ही है, ठीक है ना, वो भी सेम प्रिंसिपल पर काम करता है रेफ्रिजरेटर के, क्या, बट इंस्टेड ऑफ कूलिंग अ फूड कंपार्टमेंट इट कूल्स एन एंटायर रूम और बिल्डिंग। भाई फूड कंपार्टमेंट तो समझ में आ गया कि भाई रेफ्रिजरेटर में तो हम जनरली फूड वगैरह को ही ठंडा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर क्या होता है, एक रूम को ठंडा करने की कोशिश करता है। अब जैसे सपोज ये क्या हो गया, रूम हो गया, ठीक है ना, और इस रूम में सपोज एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अंदर से हीट निकाल देगा और कहाँ एक्सट्रैक्ट कर देगा, बाहर की तरफ, आउटसाइड, ठीक है। अब जब अंदर से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हम, उसको बाहर छोड़ देंगे, तो अंदर का तो टेम्परेचर अपने आप गिर जाएगा, वो ठंडा होगा, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब देखो प्रोसेस इन द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो जस्ट लाइक कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर साइकिल यूजेज अ वर्किंग सब्सटेंस यूजुअली इन आइडियल गैस। तो देखो ये क्या है, आइडियल केस है, तो आइडियल गैस ही आप एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो 4 रिवर्सिबल प्रोसेस देखो क्या है, बिल्कुल उल्टा है, एग्जैक्ट क्या है, उल्टा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या होता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब यदि आपको यदि ध्यान हो तो हमारे पास देखो क्या था, ये इस तरीके से A B C D, तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है, और ये कार्नोट इंजन है की साइकिल है, कार्नोट साइकिल हमारे पास एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है एट टेम्परेचर T2 एट टेम्परेचर T1। तो इसको उल्टा कर दिया गया है, बस कुछ नहीं। तो आप एरो पर ध्यान दो, तो देखो अब रिलीज नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास देखो जो ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो ए से जब बी जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2, तो T2 टेम्परेचर क्या है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम जो है देखो VA, और ये क्या हो गया VB, तो V से B गए, तो ये क्या है, एट टेम्परेचर T2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, और हमने कोल्ड बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर ली। तो गैस एब्जॉर्ब्स हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वियर्स, ठीक है ना, वाइल एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2, ठीक है। अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा। अब देखो T2 टेम्परेचर से कहाँ पहुँच गए हम, T1 टेम्परेचर, तो गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है एडियाबैटिकली। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे देखो वॉल्यूम VC आ जाएगा, तो हम VB वॉल्यूम से किस तरफ है, VC, तो कंप्रेशन हुआ है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो टेम्परेचर अब कितना हो गया, T1। अब फिर हम C से कहाँ गए, D की तरफ। अब देखो C से D क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो वॉल्यूम क्या हो गई हमारी, कम हो गई है, ठीक है। अब Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है ना, हमने रिजेक्ट कर दी टू हॉट रिजर्वर वाइल बीइंग कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2। तो ये साइकिल मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी कार्नोट इंजन जब पढ़ाया था, हमने वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ाई है, बस इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया हमारे पास। फिर D से A की तरफ आए हैं, तो D पे हमारे पास वॉल्यूम ये होगी, तो VD से जब VA की तरफ गए तो एक्सपेंशन हुआ है, तो ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो ये पूरा एक साइकिल था हमारा, ये हमने इसको कवर किया है, ठीक है। तो गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली लोअरिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, फिर से T1 से T2 की तरफ आए एंड रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल स्टेज। समझ में आया। अभी तक वैसे किसी भी एग्जाम में कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पूछा ही नहीं है,
कभी नहीं पूछा गया। सिर्फ कार्नोट इंजन क्या, वो कार्नोट रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसका डेफिनेशन पूछते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या उसका डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस। इसके बारे में कभी भी किसी एग्जाम में पूछा नहीं है। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, इवन जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं कभी भी नहीं पूछा गया। सिर्फ कार्नोट साइकिल के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इसमें उल्टा करना होता है कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो देखो जब हम कार्नोट इंजन की बात कर रहे थे, है ना, तो कार्नोट इंजन की परफॉर्मेंस हम किससे लिखते थे, एफिशिएंसी से बताते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जो एबिलिटी होती है रेफ्रिजरेटर के वर्क करने की, ठीक है ना, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फिगर ऑफ मेरिट या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, विच इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ, देखो ये क्या लिखा है, रेफ्रिजरेटर, ध्यान रखना, है ना। इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय ओमेगा, हम ओमेगा से भी इसको लिखते हैं। अब क्या है, देखो हम अब हीट, ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है भाई, कोल्ड बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करना और फिर हॉट बॉडी में उसको पहुँचा देना, ये होता है। तो ये अपने आप तो होता नहीं है ना, अपने आप तो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो अपने आप नहीं होता है, तो हम कुछ इनपुट देते हैं। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस भी हम वैसे ही देंगे कि हमने कितना इनपुट दिया और रेफ्रिजरेटर ने आउटपुट कितना दिया, ठीक है, समझ में आया। तो हमने इनपुट क्या था, वर्क इनपुट, है ना, W कितना, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, वर्क इनपुट, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, समझ में आया। और वो कितना हीट एक्सट्रैक्ट करता है, तो वर्क इनपुट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वियर। तो ये रेशियो जब भाई हमने कितना इनपुट दिया, हम चाहते हैं कि भाई हीट एक्सट्रैक्ट करें, तो हमने भी वही हमने कहा कि हमने 10 जूल एनर्जी दी और इसने ज़्यादा से ज़्यादा सपोज 7 जूल एनर्जी हीट एनर्जी निकाल ली, समझ में आया। तो ये तो अच्छा वर्क परफॉर्मेंस हुई ना इसकी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी देखो क्या था, एफिशिएंसी में हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट देते थे इंजन को, हमने इंजन को हीट दी, अब इंजन क्या करेगा, वर्क करेगा, ये उसकी एफिशिएंसी होगी। यहाँ क्या है, इंजन को हमने क्या दिया, वर्क दिया। अब वो रेफ्रिजरेटर को क्या दिया हमने, इनपुट वर्क दिया। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना बहुत आसान है। देखो एफिशिएंसी क्या था, हमने क्या दिया, इनपुट, हमने इनपुट दिया Q1 एनर्जी। अब कार्नोट इंजन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने क्या दिया, वर्क दिया है ना, इलेक्ट्रिक मोटर से वर्क दिया। अब इसका क्या काम है, कोल्ड बॉडी से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो Q2 अपॉन W, ये ध्यान रखना, वर्क वही है, Q1 माइनस के Q2 आ जाएगा, वर्क हमारे पास, ठीक है ना, समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब टेम्परेचर की फॉर्म में देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं। जब मैंने कार्नोट साइकिल आपको पढ़ाया था तो बताया था हीट और टेम्परेचर का रेशियो तो क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे Q2 अपॉन में Q1 जो होगा इट विल बी इक्वल टू T2 अपॉन में T1, है ना। और सपोज Q3 अपॉन में Q1 है, देन इट विल बी T3 अपॉन में T1। तो ये रेशियो मेंटेन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, Q1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, देन माइनस के T2। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार इन दोनों की मदद से न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, ठीक है ना। वर्क पूछ लेगा और Q1 Q2 दे देगा, तो आप सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल करो। काफ़ी बार क्या करेगा क्वेश्चन आपसे, वर्क दे देगा, Q2 दे देगा, T1 टेम्परेचर दे देगा, T2 पूछ लेगा, तो उस केस में इन दोनों का इस्तेमाल करो, सिर्फ इसका और इसका, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, समझ में आया, ध्यान रखना। तो ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वियर, ये किचन भी हो सकता है। आप सपोज ये है ना, ये रेफ्रिजरेटर आपका रखा हुआ है, ठीक है, तो जो ये बाहर का एनवायरनमेंट होगा तो वो क्या होगा, किचन का होगा, किचन होगा ना। तो किचन आपके लिए, किचन का रूम जो होगा वो तो हॉट रिजर्वियर की तरह काम करेगा। और जो रेफ्रिजरेटर के अंदर सामान रखा, इनसाइड रेफ्रिजरेटर जो ईटेबल्स रखे हुए हैं, खाने का सामान जो है वो T2 टेम्परेचर पर होगा, समझ में आया। तो रेफ्रिजरेटर अंदर क्या होगा, T2 टेम्परेचर, और जिस रूम में या किचन में फ्रीज़र रखा हुआ है वो T1 टेम्परेचर पर होगा, समझ में आया, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वियर्स। जिस तरीके से एफिशिएंसी थी ना, टेम्परेचर पर निर्भर करती थी, तो उसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी सिर्फ टेम्परेचर पर ही निर्भर करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनलाइक इंजन एफिशिएंसी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है ना। सिंस रेफ्रिजरेटर्स ऑफन एक्सट्रैक्ट मोर हीट फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वियर्स देन द वर्क दे कंज्यूम। ध्यान रखना भाई, जितना हमने इनको इनपुट दिया उससे ज़्यादा वो हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किससे, ईटेबल से, समझ में आया। तो ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सपोज कम हीट एक्सट्रैक्ट किया है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। कम हीट का यदि कम एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी, वो परफॉर्मेंस थोड़ा रेफ्रिजरेटर का कम हुआ है। तो मान लो हमने 10 अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म किया और उसने सपोज 13 यूनिट एनर्जी निकाल ली, ऐसा भी हो सकता है।
कि भाई हमने 10 अमाउंट ऑफ क्या दिया था, वर्क दिया था, और उसमें सपोज 7 अमाउंट ऑफ क्या यूनिट क्या किया, Q2 हीट एक्सट्रैक्ट, ये ऐसा भी हो सकता था। इट कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। तो जो COP होता है इट कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर देखो क्या आता है, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। भाई परफेक्ट रेफ्रिजरेटर तो वही होगा जिसको कोई भी वर्क की ज़रूरत ना पड़े, है ना, वो अपने आप ही लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट निकल जाए बिना वर्क के काम करे, विच इम्प्लाइज डेट W0 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। समझ में आया? लेकिन ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट वॉयलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट करता है भाई अपने आप। कहने सीधी सी बात है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट अपने आप नहीं फ्लो होती, उसको कुछ ना कुछ वर्क चाहिए ही चाहिए, है ना, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कुछ भी हमें करना पड़ेगा, तभी लोअर से हायर की तरफ जाएगा, वर्क परफॉर्म होगा, तभी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जाएगी, तभी रेफ्रिजरेटर वर्क करेगा। ठीक है ना, समझ में? तो यहाँ से लेकिन एक चीज़ और हम समझ सकते हैं कि हमारा यदि वर्क इनपुट कम हो, जितना ज़्यादा कम हो, है ना, और हीट जितनी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा आता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। देखो इनफाइनाइट तो ये हो नहीं सकता, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को यदि मैक्सिमम करना है तो वर्क को कम से कम कर रखना पड़ेगा और Q2 ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। समझ में आया? तो अपर लिमिट नहीं है, थियोरेटिकल अपर लिमिट नहीं है, ठीक है ना, बट रियल रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उनकी रेंज टिपिकली 4 to 5 के बीच में होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास W देखो क्या था, टेम्परेचर पर जनरली निर्भर करता है, तो ये T2 अपॉन में T1 माइनस के T2, दिस इज व्हाट इट वाज, है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यदि ये जो डिफरेंस है कम से कम हो, ध्यान से समझना मेरी बात, कहने का मतलब है देखो ये सपोज ये तो हमारा रूम हो गया, है ना, ये सपोज हो गया रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कितना है T2 और T2, और रूम का टेम्परेचर कितना है T1। समझ में आया? इन दोनों के बीच में यदि डिफरेंस कम से कम है, तो ये डिफरेंस कम से कम होगा, डिनोमिनेटर कम से कम होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आएगी मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो T1 T2 इफ डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 0, मतलब डिफरेंस बहुत कम है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विल बी वेरी हाई। ठीक है ना, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इनटू इन्फिनिटी, इट इक्वल टू नहीं है, इन्फिनिटी कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। तो स्मॉलर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट रिजर्वियर्स, हायर इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस क्या होगी, बेस्ट होगी एकदम। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। तो यदि इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, यानी बहुत कम डिफरेंस है, ऐसा कह सकते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो ईटेबल्स हम रखते हैं ना खाने का सामान, शुड बी अलाउड टू कूल टू रूम टेम्परेचर। समझ में आया? तो जो खाने का सामान जो फ्रीज़र में रखा जाता है ना, तो पहले उसको रूम पे रख लिया आपने, है ना, रूम टेम्परेचर पर वो आ गया, तो जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब जाके उसको रेफ्रिजरेटर में रखो। समझ में आया? क्योंकि T2 और T1 टेम्परेचर विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम। तो ईटेबल्स जो हैं उनको कम से कम पहले आप रूम टेम्परेचर पर लेकर आओ, तब उनको कहाँ रखो, रेफ्रिजरेटर में रखो, तो इससे एनर्जी भी सेव होगी और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। तो इसी वजह से ना आपने सुना होगा मम्मी वगैरह को कि भाई गर्म चीज़ मत रखो फ्रीज़र में, फ्रीज़र के अंदर। समझ में आया? हमेशा हॉट चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो कभी भी गर्म चीज़ें किसके अंदर नहीं रखनी चाहिए, फ्रीज़र के अंदर। ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो द रीज़न वाई वार्म आइटम, जो गर्म आइटम्स होते हैं ना, जैसे फ्रेशली बॉइल्ड मिल्क, घरों में जैसे दूध रखते हैं गर्म करने के बाद फ्रीज़र में, तो उसको पहले ना रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दो। ठीक है, ठंडा होने के बाद ही उसको फ्रीज़र के अंदर रखो। ठीक है, तभी वो अच्छे से ठंडा होगा और परफॉर्मेंस जो होगी रेफ्रिजरेटर की वो बेटर होगी। ठीक है ना, सो दिस इज़ वाई आई सेड इट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। बात करते हैं वर्किंग ऑफ अ हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर। तो देखो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे घर में, फ्रीज़र जो होता है, तो काफ़ी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी। तो उस हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में जैसे हमने भी आपको बताया था कि आइडियल गैस होता है, तो आइडियल गैस जनरली होता नहीं है ना, वो तो एक आपको माई प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया। रियलिटी में तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रीऑन, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है फ्रीऑन 12 होता है, ये ध्यान रखना। अब नहीं होता, अब इसको ना फेज आउट कर दिया गया है। फ्रीऑन 12 क्या होता है, CCl2F2। देखो उसमें कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -29 डिग्री सेल्सियस होता है और रूम टेम्परेचर पर इट एग्जिस्ट एज अ गैस की तरह काम करता है। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है ना, ये काफ़ी क्या होता है, डेंजरस होता है एनवायरनमेंट के लिए, ओजोन का डिप्लेशन इसी की वजह से होता है।
तो इसको अब इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये चीज़ पूछी जाती है कि हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में पहले क्या इस्तेमाल करते थे, तो फ्यूरन 12 अधिकतर इस्तेमाल होता था। तो ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना बुरा नहीं है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बुरा है। अभी जो इस्तेमाल होते हैं ना, अभी CFC का मतलब क्या, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, या कार्बन फ्लोरीन क्लोरीन कैसे भी कर लो, तो ये इस्तेमाल होता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक है। अभी होता है HFC, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन, कार्बन हटा दिया है, ठीक है ना। तो अभी जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, वो HFC होते हैं, CFC नहीं होते, क्योंकि ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन डिप्लेशन में। तो जैसे मैंने बताया था, वर्क डन कौन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर परफॉर्म करता है। तो देखो क्या होता है, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में जो फ्यूरॉन गैस होती है ना, उसको एक्सपेंड करते हैं एडियाबैटिकली फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर थ्रू अ वॉल्व और नोजल। अब आप समझो, देखो डेल क्यू क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू ड्यू प्लस के DW, ये हम जानते हैं। और डेल क्यू क्या, अगर जीरो होगा तो ड्यू इज इक्वल टू माइनस के DW, ठीक है ना। तो जब एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे तो देखो ये टर्म तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव आएगी, माइनस लगा हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। तो गैस का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया, तो टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। समझ में आया। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो ये गैस होगी कूल हो जाएगी, क्या हो गई, कूल हो गई, ठंडी हो गई। जैसे मैंने बताया इंटरनल एनर्जी कम हो गई तो ठंडी हो गई। तो जब वो ठंडी हो जाएगी तो गैस जो है ना, ठीक है ना, अब गैस कूल होने का मतलब है इसका जो फेज है वो चेंज हो गया, इट बिकम्स लिक्विड, वो वेपर और लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। तो एंड फॉर्म्स ऑफ वेपर लिक्विड मिक्सचर, बिकॉज वो कूल हो गई, ठंडी हो गई। तो ये जो कूल्ड फ्लूइड है ना, इसी को हम एक्सपेंशन कोयल्स में से पास कराते हैं। आपने आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे देखा होगा, इस तरीके से कोयल होती है, ठीक है ना, ऐसे पीछे लगा हुआ होगा, आपने देखेगा। तो ये एक्सपेंशन कोयल उसमें से पास होती है, जो ये कोल्ड फ्लूइड है उसमें पास होगा, सराउंडिंग द कंपार्टमेंट टू बी कूल्ड, है ना। मतलब जो कंपार्टमेंट के पीछे तो लगा हुआ होता है बिल्कुल उसी के फ्रीजर के, जिसको हमें ठंडा करना होता है। और जैसे जैसे फ्लूइड पास होता है, सर्कुलेट होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है ईटेबल्स में से। तो जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उनका टेम्परेचर गिर जाएगा, वो ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब जब ये फ्लूइड जो है, ये लिक्विड वेपर फ्लूइड है, तो ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ईटेबल्स में से, है ना, खाने के सामान में से। तो जब ये हीट ले रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। लिक्विड वेपर है ना, अभी लिक्विड जो है ये और वेपराइज हो जाएगा, कोजिंग द लिक्विड टू वेपराइज कंप्लीटली, ठीक है। तो गैसेस फॉर्म बन गया। तो रिजल्टिंग वेपर इज देन कंप्रेस्ड। अब फिर इसको फिर से हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, विच रेजेज इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अब टेम्परेचर बढ़ गया, अब उसको हम बाहर भेज देंगे, समझ में आया, एक्सट्रैक्ट कर देंगे इस टेम्परेचर को, रूम में फेंक देते हैं। तो हॉट वेपर रिजेक्ट कर देते हैं किचन एनवायरनमेंट में थ्रू कंडेंसर कोयल्स लोकेटेड एट बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड कंडेंसेस बैक इनटू लिक्विड, ठीक है ना। समझ में आई चीज़ें। तो देखो हमेशा ना, जिस भी रूम में, जिस भी, अब जैसे सपोज ये रूम हो गया, यहाँ पर ये क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर है, तो ये है ना हीट छोड़ता रहेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो रूम ना हमेशा गर्म रहेगा, या किचन हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना कि अब ये मत सोचना कि जिस रूम में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा। या सपोज आप रेफ्रिजरेटर के जो गेट होते हैं, ठीक है ना, आप इसको खोल दो, तो ये मत सोचना कि गेट खोलने से रूम ठंडा होता है, नहीं, रूम कभी भी ठंडा नहीं होगा। रूम का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही होता है, उस रूम का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा ही होता है जिसमें क्या रखा हुआ था, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था, क्योंकि उस रूम में वो क्या कर रहा है, हीट को सेंड कर रहा है अंदर से, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती है और एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इनसाइड। समझ में आई चीज़ें। तो अब देखो एनवायरमेंटल कंसर्न क्या फ्यूरन 12 गैस के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये डैमेज करता है ओजोन लेयर को, है ना, जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ड्यू टू दिस देर इज नाउ एन एम्फेसिस ऑन फेजिंग आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फेजिंग आउट हो ही गया है इंडिया में, तो जितने भी आप रेफ्रिजरेटर मिलेंगे किसी में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ही नहीं, सब में क्या है, HFC है, हाइड्रोजन फ्लोरीन कार्बन आर नाउ अवेलेबल, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हीट पंप। देखो हीट पंप क्या होता है, तो देखो हीट पंप का भी काम एक तरीके से रेफ्रिजरेटर जैसा ही है, हीट को पंप करना, समझ में आया। तो हीट पंप भी क्या है, रिवर्सिबल थर्मल डिवाइस ही है, थर्मोडाइनेमिकल डिवाइस ही है, डेट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी लोअर टेम्परेचर टू अ हॉटर बॉडी हायर टेम्परेचर। इसका भी काम यही होता है कि भाई हीट का ये कोल्डर बॉडी से या हॉटर बॉडी की तरफ क्या कर देना, हीट को ट्रांसफर कर देना बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। इट ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज रेफ्रिजरेटर बट इज यूज्ड टू हीट अ स्पेस रेदर देन कूल इट। समझ में आया। तो कहने का मतलब हीट पंप का काम एक तरीके से हीट करना होता है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है बस इन दोनों के। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप फंडामेंटली सेम डिवाइस है, ओनली डिफरेंस लाइज इन देयर इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कूल करता है,
हीट पंप हीट करता है। हीट पंप क्या करेगा, जैसे सपोज मैंने हीट पंप लगा दिया, ठीक है ना, तो हीट पंप क्या करेगा कि एक इस यहाँ से सपोज कोल्ड से हीट निकाला और किसी दूसरी जगह हीट को सेंड करता है। तो इसका पर्पस है, क्या पर्पस है इसका, कि इस रूम इस स्पेस को क्या करना, इसका टेम्परेचर बढ़ाना। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये काम होता है हीट रिजर्वियर का, कि एक लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को सेंड करना, ठीक है ना। तो बस ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, वैसे प्रिंसिपल क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल दोनों डिवाइस का सेम होता है, ठीक है। तो हीट पंप क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा Q2 हीट फ्रॉम कोल्ड एनवायरनमेंट लाइक आउटडोर, है ना, एयर या ग्राउंड। ज़मीन से भी निकालते हैं हम, समझ में, ग्राउंड से। अब अर्थ है ना, अर्थ के अंदर काफ़ी हीट है, तो वहाँ से भी हम हीट का एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिलीवर्स हीट Q1 टू वार्मर स्पेस लाइक इनसाइड ऑफ अ रूम यूजिंग वर्क W। समझ में आया चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। कब करेगा, जब हम W2 अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करेंगे। तो देखो हीट पंप हो गया, हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तभी ये Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये सारा फिर किसको, बाहर जो भी स्पेस है हमारा उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है ना, वो उसको सेंड कर देगा। तो सिंपल है, टफ कुछ भी नहीं है। सेम फंडामेंटल इक्वेशन रेफ्रिजरेटर के लिए भी है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप। तो हीट पंप का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखो क्या है, देखो HP लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, HP लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया था डिफरेंस है, डिफरेंट होता है इसका। अब देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो यदि मैं कार्नोट इंजन की बात करूँ और फिर मैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर की बात करूँ और फिर मैं हीट पंप की बात करूँ, ध्यान से समझना। कार्नोट एफिशिएंसी मैं यदि जब लिखता था तो हम क्या करते थे भाई, हमने क्या दिया, इनपुट क्या दिया, Q1 अमाउंट ऑफ, है ना, हीट दी और इंजन ने वर्क कर दिया। इसमें क्या था, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में हमने वर्क दिया और रेफ्रिजरेटर का क्या काम था, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करना। तो इनपुट तो नीचे है, आउटपुट हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हीट पंप का काम क्या है, वर्क दिया हमने, अब इसका काम है Q1 अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो ये हीट ज़्यादा है ना, समझ में आया। तो हीट डिलीवर्ड टू हॉट रिजर्वियर, हॉट रिजर्वियर को कितना हीट डिलीवर हुआ, क्योंकि हीट पंप का काम ही हीट डिलीवर करना है। तो यहाँ पे Q1 आया ना कि Q2, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। Q2 क्या, इससे क्या है, लोअर टेम्परेचर से कितना हीट निकला ताकि वो ठंडा हो सके। ऑब्जेक्टिव था इसलिए वो हमारे इसलिए Q2 लिखा हुआ है। इनपुट तो हमने वर्क दिया W, ठीक है ना, और ऊपर क्या है कि कितना हीट हमने हॉट रिजर्वियर को डिलीवर किया, तो इसलिए Q1 आया। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 और W को क्या लिख सकते हैं हम, Q1 माइनस के Q2। समझ में आया। तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया हीट के लिए। टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना हो देखो तो क्या आएगा, T1, ये T1 माइनस के T2। देखो ये आ गया मेरे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो ध्यान रखना। एक और दूसरी फॉर्म में हम देखो उसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप ये आया है ना, Q1 अपॉन में W, ठीक है। अब Q1 को हमने क्या लिख लिया, Q2 प्लस के W, और ये W आ गया। तो W से मैं यदि डिवाइड करूँ, देखो W अपॉन W 1 हो जाएगा, और Q2 अपॉन में W। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके लिए होता है, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम रेफ्रिजरेटर फॉर रेफ्रिजरेटर। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना, समझ में आया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो यदि 1 प्लस कर दो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर में, तो हमारे पास हीट पंप की एबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, हायर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटर इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी एबिलिटी या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है हीट पंप की। तो जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर की तरह कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने अभी जैसे अभी प्रूफ कराया। तो हीट पंप इज ऑलवेज मोर इफिशिएंट एट हीटिंग। तो हीट पंप जो होता है ना, इट इज़ मोर एफिशिएंट एट हीटिंग देन रेफ्रिजरेटर इज एट कूलिंग अंडर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में। अब देखो सेम टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो अंडर सेम टेम्परेचर डिफरेंस COP कुछ आएगा, है ना। अब देखो जैसे सपोज T1 आप ले लो, है ना, सपोज T1 आपने 275 है और T2 कितना है 273, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप के लिए क्या होगा, देखो T1 अपॉन में T1 माइनस के T2, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर T2 अपॉन में T1 माइनस के T2। तो देखो इस केस में कितना आएगा 275 अपॉन में 2, और ये कितना आएगा 273 अपॉन में 2। समझ में आ गई बात। तो देखो ये सेम टेम्परेचर डिफरेंस है, ये ज़्यादा आ रहा है। तो
हीट पंप जो है इट इज़ मोर एफिशिएंट एट हीटिंग देन अ रेफ्रिजरेटर इज एट कूलिंग अंडर सेम टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो टेम्परेचर डिफरेंस बिकम्स स्मॉलर, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, ये जानते ही हैं, ठीक है ना। रेशियो से आप देख सकते हो इट इज़ एट द डिनोमिनेटर। परफेक्ट हीट पंप वही होगा जो बिना इनपुट दिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट दे दे, है ना, ट्रांसफ़र कर दे, विच इज़ अगेन नॉट फिजिकली पॉसिबल। समझ में आया? तो देखो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये जो Q1/W है भाई ये ज़ीरो हो जाए। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई बिना काम के हीट अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं होता है ऐसा, ये सेकेंड लॉ मना करता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम काफ़ी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।